एक चीज तो स्पष्ट है कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनका रिजल्ट बहुत कम हो रहा, राइट। पहले भी हमने आपसे कहा है कि देखो, रिजल्ट कम होना, अगर आप हिंदी माध्यम से दे रहे हैं तो आपके रिजल्ट कम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने हमेशा एक राइट इवैल्यूएशन नहीं किया है। ये कम क्यों हो रहे हैं? जैसा कि बार बार मैंने आप लोगों को संदेश दिया है, एक आम तौर पर एक ऐसी मनोदशा का निर्माण कर दिया गया है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के सामने कि एंथ्रोपोलॉजी जो विषय है ये इंग्लिश मीडियम के लिए ज्यादा सूटेबल है और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए सूटेबल नहीं है। आप इस मनोविज्ञान से बाहर निकलिए, क्योंकि जब तक आप इस मनोविज्ञान से बाहर नहीं निकलेंगे, प्रत्येक साल आप देखेंगे कि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, ज्यादातर विद्यार्थी जो विषय ऑप्शनल लेते हैं, या तो ऑप्शनल में वो हिंदी साहित्य लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, राजनीति विज्ञान लेते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं। बहुत कम विद्यार्थी एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं, क्योंकि एक तो कि समाज में इस तरह की मनोदशा का विकास कर दिया जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी हिंदी माध्यम के लिए बहुत सूटेबल नहीं है, राइट। और इससे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो एंथ्रोपोलॉजी रखना चाहते हैं हिंदी माध्यम में भी, वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पहले भी हमने आपसे कहा है कि यह विषय हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सूटेबल है, राइट। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम में कोई ज्यादा बेनिफिट है और हिंदी मीडियम में कम बेनिफिट है। मेन मुद्दा है कि कंटेंट जो आपको उपलब्ध हो रही है, क्या वो कंटेंट हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को जो कंटेंट मिल रहा वो सेम मिल रहा है या नहीं, राइट। तो यहां पर कंटेंट जो हिंदी माध्यम का आपका है और इंग्लिश माध्यम का है, ये इस कंटेंट को हमने सेम कर दिया है ना, कोई डिफरेंसेस नहीं है। हमारी जो कंटेंट है उस कंटेंट में जो हिंदी माध्यम में है वही इंग्लिश माध्यम में है, और जो इंग्लिश माध्यम में है वही हिंदी माध्यम में है, राइट। दूसरा कि जब आप पढ़ने जाते हैं तो देखो, सिलेबस जो आपका है और सिलेबस का जो नोट्स है, ये नोट मेकिंग जो आप करें, तो नोट मेकिंग के संदर्भ में हमें क्या करना होता है कि हमें PYQ के अनुरूप नोट मेकिंग करना है, राइट। PYQ के अनुरूप नोट मेकिंग करना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आप PYQ को बेहतर तरीके से देखें, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है कि PYQ जो है इससे लगभग 80% क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। क्योंकि 80% क्वेश्चन इसमें रिपीट होता है, तो अगर सिलेबस को देख करके और आपके पास सिलेबस के संदर्भ में पूरा कंटेंट है, तो पूरा कंटेंट है तो आप आराम से जो है आंसर को लिख लेते हैं। और अगर आराम से आप आंसर को लिख लेते हैं और आंसर में जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, तो फिर आपको मार्क्स मिलता है। जैसे PYQ के अनुरूप अगर आप मॉडल आंसर तैयार करते हैं, ठीक है, तो देखो, मॉडल आंसर तैयार करना आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। लेकिन मॉडल आंसर के अंतर्गत किन किन चीजों पर हमको ध्यान देना है? तो कुछ चीजों के संदर्भ में आपको डेफिनेशन होना चाहिए, यानी एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन जो है, अगर आपसे पूछा जाता है जैसे एट्रीब्यूट ऑफ कल्चर,
2024 में पूछा गया शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, राइट। तो एट्रीब्यूट ऑफ कल्चर जब शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपसे पूछा जा रहा है तो कल्चर की कुछ स्टैंडर्ड डिफिनीशन आपको एक दो तो लिखना ही पड़ेगा। तो एक तो डिफिनीशन आपको अपने आप को कलेक्ट करना है। डिफिनीशन के बाद अगर आपको दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है तो ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। यानी एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जहां पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम अधिकांश टॉपिक के संदर्भ में डायग्राम के रूप में, फ्लो चार्ट के रूप में अपनी मटेरियल को प्रस्तुत कर सकते हैं। और डायग्राम जो है इसके बनाने का प्रैक्टिस होना चाहिए। यानी बनाने का प्रैक्टिस आप करते हो तो आप इसमें काफी कंफर्टेबल हो जाते हो। तीसरा जो आपको काम करना है कि आपको केस स्टडी, एक केस स्टडी आपको कलेक्ट करना है, राइट। और यहाँ एंथ्रोपोलॉजिकल केस स्टडी की बात करनी है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि करंट अफेयर की जो चीज हैं उस करंट अफेयर की चीज को केस स्टडी के रूप में रख देते हैं और केस स्टडी के रूप में रख के और कहते हैं कि केस स्टडी हमने प्रस्तुत किया। ये केस स्टडी नहीं होता। केस स्टडी का मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल केस स्टडी। एंथ्रोपोलॉजिकल केस स्टडी का मतलब क्या है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने केस स्टडी किया है। केस स्टडी एक मेथड होता है एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, और केस स्टडी जो मेथड है इस मेथड से जो केस स्टडी किया गया है उसके रेफरेंस को आपको देना होता है। चौथा चीज कि करंट अफेयर के कुछ चीजों को आप कुछ टॉपिक में यूज कर सकते हैं, राइट। कुछ टॉपिक में मैं बात कर रहा हूं कि जैसे सेकंड पेपर में अगर ट्राइबल से रिलेटेड जो टॉपिक है उस ट्राइबल से रिलेटेड टॉपिक में करंट अफेयर के कुछ चीजों को आप शामिल कर सकते हैं। और फिर आपको इन सारे के परिप्रेक्ष्य में सिनॉप्सिस बना के रखना है। देखो सिनॉप्सिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इस तरह से करोगे तो ये होल जो सिलेबस है आपका ये लगभग 200 से 300 पेज जो है ये नोट्स में आ जाता है, राइट। अब आप सोचो कि अगर किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं और हमारा पूरा सिलेबस 200 से 300 पेज के नोट्स में शामिल हो जाता है तो स्वाभाविक है कि आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा क्योंकि उस कंटेंट को आप एज इट इज अपनी कॉपी में लिखने में सक्षम होते हैं। लेकिन आप कंपैरेटिव करोगे, कंपैरेटिव देखोगे तो दूसरे विषय में जैसे साहित्य के विषय हो, भूगोल हो, इतिहास हो, बीए हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इसमें संभव नहीं है कि इतना कम में आप अपने नोट्स को तैयार कर सके। और इसलिए भी एक कारण ये है कि एंथ्रोपोलॉजी को जो बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं उनको बेहतर मार्क्स मिल जाता है, वो पास कर जाते हैं और इजीली पास कर जाते हैं। कई विद्यार्थी तो अपनी सब्जेक्ट को चेंज करके आते हैं और चेंज करके वो 2 महीना 3 महीना पढ़ के और एंथ्रोपोलॉजी से क्वालिफाई कर जाते हैं, राइट। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट विषय इवन कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए भी एंथ्रोपोलॉजी है। और 2025-26 में जो है आप अवश्य सफल हों। एक सही विषय का चयन करना आपकी सफलता का प्रथम स्टेज होता है और आप अपने प्रथम स्टेज में अगर सही निर्णय लेते हैं तो आप अवश्य सफल होते हैं।